इससे जिंग सिटी न सिर्फ सुरक्षित हुई बल्कि उसका क्षेत्र और बड़ा हो गया। 36 नए सुधारों के साथ शहर और मजबूत बन गया। फर्स्ट प्रॉब्लम सुलझने के बाद अब उन्हें जनरल झांग से मिलना था। जब सब बैरियर के उठने को देख रहे थे तभी ग्लोबल अनाउंसमेंट आई। पहले गोल्ड रैंक्ड बॉस को हराने वाले हीरो को बधाई। जिन्हें सिल्वर बॉस तक हराने में दिक्कत हुई थी वो हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है। लेकिन उसके फैंस बोले, हमें कोई हैरानी नहीं, वो तो हमारा आइडल है। होटल में दाशा बड़ा चिकन ड्रमस्टिक खा रहा था और लिन ज़िलुओ आराम कर रहा था। तभी अचानक उठ खड़ा हुआ। वो कह रहा था कि जब तक उसे पता न चल जाए कि उसका सुपर चीट क्या है वो सो नहीं पाएगा। उसे जो एबिलिटी मिली थी वो थी स्पेस एक्सपेंशन, जिससे उसका स्टोरेज कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो गई थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। इतनी सिंपल चीज जैसे इन्वेंट्री बढ़ना से सुपर चीट क्यों कहा गया? सिस्टम ने साफ किया, ये एबिलिटी न सिर्फ उसे स्पेशल स्पेस रिलेटेड आइटम्स से इंटरैक्ट करने की पावर देती है बल्कि उसे अपनी खुद की स्टोरेज तक पहुंच देती है, जैसे कोई ऑल्टरनेट डायमेंशन हो। उसी पल उसे समझ आया कि इसे सुपर चीट क्यों कहा गया है। उसने सोचा था कि शायद उसे दूसरा होटल बुक करना पड़ेगा, पर अब जरूरत नहीं थी क्योंकि अब उसके पास खुद का पोर्टेबल होम था। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि स्पेस रिलेटेड आइटम्स के साथ इंटरैक्शन कैसे काम करता है, तो उसने जांच करने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ एक स्पेस आइटम थी, बूट्स, जो उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। जब उसने ध्यान से चेक किया तो उसे पता चला कि इस चीट की वजह से अब एक्सेलरेशन के वक्त वो 90% कम डैमेज लेता है। ये देखकर उसने महसूस किया कि उसे और स्पेस रिलेटेड आइटम्स की जरूरत है। इसलिए उसने वो नया स्पेस एक्सप्लोर करने का फैसला किया जिस तक अब वो पहुंच सकता था। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया, एक नीली रोशनी फैली और एक पोर्टल खुल गया। वो अंदर गया और खुद को पूरी तरह खाली कमरे में पाया। पहली नजर में वो एक वॉइड जैसा लग रहा था, पर तभी सिस्टम विंडो सामने आई। उसे जल्दी समझ आ गया कि वो वहां आसानी से रह सकता है। उसने इन्वेंट्री खोली और एक सोफा कार्ड निकाली, फिर अपने नए कमरे को सजाने लगा। वहीं उसकी नजर एक अजीब आइटम पर पड़ी। वो थी एक लिक्विड बॉटल जो रिचुअल वाले ज़ॉम्बीज से ली गई थी। उसका इफेक्ट साफ लिखा था, ये ज़ॉम्बीज को मजबूत बनाती है और उन्हें अपनी ओर खींचती है। वो इसे अपनी पिछली जिंदगी से पहचान गया था। ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए परफेक्ट थी जो ज़ॉम्बीज से सौदा करना चाहता हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी देने को तैयार रहते थे। लेकिन हमेशा कोई न कोई बेवकूफ इंसान ये सोचकर इसे पी लेता था कि शायद कुछ कमाल होगा, और नतीजा वो या तो पूरी तरह से करप्टेड क्रीचर बन जाता या फिर एक भयानक हाफ ज़ॉम्बी हाफ ह्यूमन हाइब्रिड, और आखिर में मर जाता। लेकिन लिन ज़िलुओ के पास इस चीज को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट बेवकूफ था। वो टेलीपोर्ट से बाहर निकला और अपने कमरे में वापस आया। फिर उसने अपने दोस्त से संपर्क किया और बोला, से जरा एक SIP लेकर देखो। क्या? दोस्त ने कहा, ये तो जहरीली लग रही है। लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली वो अंदर से बिल्कुल साफ पानी जैसी लगी। बिना कुछ सोचे उसने एक घूंट ले लिया और तुरंत उसके शरीर से नीली चमक फैल गई। सिस्टम ने तुरंत उसे बधाई दी, तुमने हाई रैंक हासिल की है। वो बोला, जल्दी बताओ रिवॉर्ड क्या है? सिस्टम ने दिखाया, लाइटनिंग टेक्निक, लेकिन वो सिर्फ मैजिक यूजर्स के लिए थी, इसलिए उसके काम की नहीं थी। इवेंट से उसे जो गोल्ड टियर आइटम मिली थी वो थी रिंग ऑफ एलिमेंट्स, जो उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाती थी और माना रिजेनरेशन को तेज करती थी। वो बेड पर बैठ गया और बोला, सिस्टम बाकी रिवॉर्ड विंडोज भी खोलो। सिस्टम ने विंडोज खोली। उसे समझ नहीं आया कि ये कहां से आई, पर वो वहां थी। लिन ज़िलुओ खुश होकर चिल्लाया। उसे एक डैगर और एक रिंग मिली थी। लिन ज़िलुओ ने जम्हाई ली, बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सिस्टम की मीठी और सुरीली आवाजों के बीच नींद में चला गया। वो सोच ही रहा था, अगर वो 10 ब्रेसलेट्स, 10 रिंग्स और अपनी गर्दन में 10 नेकलेसेस पहन ले तो कितना शानदार लगेगा। नींद में जाने से पहले उसने नेटिजन्स को गुड नाइट कहना नहीं भूला। ज़ॉम्बी नेस्ट से सफलतापूर्वक रक्षा करने के बाद अब सेफ जोन भी पूरी तरह स्थापित हो चुका था। थोड़ी देर पहले ही सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को एक एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मटेरियल्स भी मिल गई थी। इस दिन बहुत समय बाद लोगों को आखिरकार खाना और नींद की फिक्र छोड़कर सुकून से आराम करने का मौका मिला। कई लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जनरल झांग का चेहरा खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि लिन ज़िलुओ ने उसे ओथ गैदरिंग प्लेस की खबर दी थी। लिन ज़िलुओ ने वादा किया था कि अगर जनरल झांग मदद करेगा तो वो और दाशा उस गैदरिंग प्लेस को खत्म कर देंगे। वह जगहली फैमिली के सपोर्ट से चल रही थी। ज़ॉम्बी हमले में जनरल झांग के कई सैनिक मारे गए थे, इसलिए वो लाइजिया से गहरी नफरत करता था। जनरल झांग को थोड़ी चिंता थी कि यह मिशन सफल होगा या नहीं, लेकिन लिन ज़िलुओ के आत्मविश्वास भरे लहजे ने उसे यकीन दिलाया। उसने कहा, ठीक है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूं।
लिन जिलुओ बोला, जनरल झांग, आपको बस सप्लाईज तैयार करनी है और कुछ लोगों को इकट्ठा करना है। इसके अलावा मेरे पास एक और खबर है जिसकी कीमत है 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। क्या जनरल झांग को इसमें दिलचस्पी है? जनरल झांग चालाक आदमी था। वो समझ गया कि लिन जिलुओ के पास अगर ज़ॉम्बी नेस्ट से जुड़ी इतनी गुप्त जानकारी है तो ये जरूर किसी हिडन स्टोर से जुड़ी होगी। और अगर उसने कहा है कि यह खबर 1 लाख गोल्ड कॉइन्स की है तो इसका मतलब है नुकसान नहीं होगा। ट्रांजैक्शन बिना किसी दिक्कत के पूरी हो गई। लिन जिलुओ मुस्कुराया और थोड़ी देर की हैरानी के बाद जनरल झांग भी मुस्कुरा दिया। उसने आदेश दिया, आधा घंटे में एक अवार्ड सेरेमोनी आयोजित करो। 75 मिनट बाद लगभग सारे लोग मीटिंग हॉल में पहुंच चुके थे। बस जनरल झांग और ओल्ड जांग ही देर से आए। पहले वो हमेशा समय से पहले पहुंचते थे, लेकिन अब जैसे डिसिप्लिन थोड़ा ढीला पड़ गया था। जब सब लोग बेवजह बातें कर रहे थे तभी जनरल झांग ने जोर से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वो अपनी सीट पर नहीं गया बल्कि सीधे एल्डरजू के पास पहुंचा और उसके हाथ में एक दस्तावेज थमा दिया। एल्डरजू ने एक नजर डाली और सब समझ गया। असल में चंगयू और जियांग शुरू से ही इस मामले में शामिल थे। वो गुस्से में बोला, धत्ते तेरे की, ये लोग सच में घटिया हैं। एल्डरजू ने दस्तावेज कसकर पकड़ा और जोर से सबको पुकारा। आज दोपहर जो सैनिक सेफ जोन के बाहर इकट्ठे हुए हैं वाली फैमिली के छिपे ठिकाने की तलाश में जाने वाले थे। मिनिस्टर लो, तुमने क्यों कहा कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं दे सकता? मिनिस्टर लो अचानक घबरा गया। वो तो इनाम लेने आया था। उसने गला साफ किया और बोला, ज़ॉम्बी हमले में हमारा डिपार्टमेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 3 बड़ी फैमिलियों से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी खो गई हैं। इसलिए बिना वेरीफाइड इंटेलिजेंस के हम सोल्जर्स को रिस्क में नहीं डाल सकते। वो अपनी सफाई से खुश था, पर एल्डरजू ने उसे कोई इज्जत नहीं दी बल्कि दस्तावेज उसके चेहरे पर फेंक दिया। थोड़ा शर्म करो, इससे ज्यादा बेहयाई क्या हो सकती है? मिनिस्टर लेव ने जैसे ही दस्तावेज उठाया उसकी आंखें फैल गईं। उसमें जो लिखा था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। वहां उसके सारे अपराध दर्ज थे, हर मिनट का हिसाब, हर जुर्म का सबूत। एल्डरजू चिल्लाया, अब भी कुछ बोलना है? और क्या बचा है इनकार करने को? मिनिस्टर लियू वहीं गिर पड़ा, कमजोरी से कांपते हुए। जनरल झांग ने गुस्से में उसे पकड़ लिया। तू जानता है तूने कितनी रकम खाई है, कितने अच्छे भाइयों की जान ली है? तेरा जमीर तो बहुत पहले पैसों में बिक चुका है। वो चिल्लाया, नहीं, उन्होंने मुझे मजबूर किया, उन्होंने मुझे झड़ दिया था। ये सुनकर जनरल झांग और ज्यादा भड़क गया। वो झड़ तूने खुद लिया था और उसी के लिए तूने ली फैमिली से मंत्री बनने की डील की थी। ये कहते हुए उसने उसे धक्का दे दिया। अब वो उसे छूने तक से घृणा कर रहा था। मिनिस्टर लो का चेहरा राख जैसा हो गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ली फैमिली मुझे कभी धोखा नहीं देगी। तभी जनरल झांग ने एक और दस्तावेजों का बंडल फेंका, पहले से 10 गुना ज्यादा मोटा। कमरे का माहौल तनाव से भर गया। जनरल झांग ने एक पेपर उठाया और पढ़ा। डायरेक्टर हुआंग, न्यू ब्लू कैलेंडर के साल 454 में आपके खाते में 1 करोड़ युएन की ट्रांसफर हुई थी। क्या आपको इसकी कोई सफाई देनी है? और हॉस्पिटल में जो 47 नवजात बच्चे गायब हुए थे, उनका क्या हुआ? डायरेक्टर तोंग, आपके बेटे के विदेश में 40 मिलियन युएन के जुए के कर्ज का क्या? हर नाम के साथ कमरा और भारी होता गया। ये तो बस आपने जो आखिर जमाने के बाद बचे हुए द्रोही हैं, और भी हैं। जो हैं सब आगे आ जाओ, मैं शायद तुम लोगों को जिंदगी बचा दूं। जनरल झांग ने बताया, मीटिंग से पहले मैंने बहुत सारे सेकेंडरी अफसरों को पकड़वाया था जो पूरे काफिले में एक कम नजरअंदाज न करने वाली हिस्सेदारी रखते थे। याजी द्वारा दी गई इंटेल के मुताबिक एन फैमिली और युन फैमिली भी खुद आगे आ चुके हैं। अब एन फैमिली और युन फैमिली, क्या आपको अब पछतावा हो रहा है? लगता तो वैसा ही है। ली फैमिली पर चोट करना अब बेहद जरूरी हो गया है, वरना लॉन्गवो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कमांडर, अब हमें जो करना है वो है याजी के साथ कोऑर्डिनेट करना और उसके अपडेट का इंतजार करना। क्या किसी देश का भविष्य सच में सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिका हुआ है? पहले जो सैनिक ज़ॉम्बियों की सफाई और आम लोगों की मदद के लिए तैनात थे, उन 100,000 सैनिकों में से आधे को तुरंत वापस बुलाओ और जैसे ही ली फैमिली का ठिकाना मिल जाए, बिना देर किए हमला शुरू कर दो। मैं तो सुबह से ही ज़ॉम्बियों का शिकार करने निकल गया था और अब रात होने को आई है तभी लौटा हूं। सुबह फ्री में 1 लेवल बढ़ गया था और आज फिर 1 लेवल ऊपर पहुंच गया। बस 24 घंटे ही मिलते हैं, बहुत कम है। हे भगवान, आज तो कमाल का दिन रहा। आज का इनाम जबरदस्त मिला और एक नया इक्विपमेंट भी गिरा। लाल ज्वाला केंद्र, तुमने सुना क्या? अफवाह है कि याजी दादा ने बस दोनों हाथ उठाए और पूरे सेफ जोन की बैरियर चकनाचूर हो गई। फिर आसमान से एक विशाल किरण उतरा जिसने देवता जैसी शक्ति दिखाते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र के ज़ॉम्बियों को मिटा डाला।
मुझे तो लगता है याजी दादा कोई देवता का ही पुनर्जन्म है। सच बताऊं, मेरा सपना है कि मैं याजी दादा से एक बार मिल सकूं। कहते हैं वो पूरी तरह काले चोगे में रहते हैं। चेहरा एक डरावने मुस्कान वाले मास्क से ढका होता है और उनके हाथ में सोने की लंबी तलवार रहती है। वैसे सुनो, तुम लोग जिस तरह उनका वर्णन कर रहे हो वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दरवाजे पर सबसे आगे चलने वाला वो आदमी। तभी लिन जीलू और दाशा साथ चले आए। अब से कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा जो ये जानना चाहता है कि नियम तोड़ने का नतीजा क्या होगा। वो बेहिचक सामने आकर मुझे आजमा सकता है। लिन जिलुओ की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि माहौल एकदम भारी हो गया। वो खुद हंसते हुए बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं किसी रेड स्क्वाड का कप्तान बन गया हूं। फिर उसने कहा, अब से इस मंजिल पर मौजूद सभी लोग रास्ते से नीचे के बेसमेंट में चले जाएं। तभी एक टैटू वाला आदमी आगे बढ़ा और हंसकर बोला, ये कौन है भाई? मैं तो अभी ऊपर आया भी नहीं था और इसकी आवाज इतनी बड़ी। सबको नीचे जाने का हुक्म दे रहा है। खुद को क्या समझता है? हम लाल ज्वाला केंद्र के लोग हैं, हमें इतनी आसानी से डराया नहीं जा सकता। वो आगे बढ़ते हुए बोला, हम लाल ज्वाला केंद्र वालों ने अपनी बस्ती बनाई थी और आज तक किसी से नहीं डरे। अब जरा देखूं ये कौन बड़ा आया है जो इतना रौब झाड़ रहा है। तभी उसके पीछे खड़ा साथी धीरे से बोला, बड़े भैया जरा ध्यान से देखो, ये याजी है। वो चौंक गया, याजी? कौन याजी? साथी ने कांपते हुए कहा, वही वही बड़े साहब जो देवता कहलाते हैं। वह टैटू वाला आदमी तुरंत घुटनों पर आ गिरा और बोला, याजी दादा, ओ बड़े भाई आप ही हैं। लिनजिलुओ मुस्कुराते हुए बोला, दादा कहना ठीक है, पर बूढ़ा मत बना देना। लगता है तुम भी यहाँ के किसी काबिल शख्स में से हो, तो इन्हें नीचे ले जाने का काम मैं तुमको सौंप देता हूं। टैटू वाले ने रुंधी हुई आवाज में कहा, दादा आप निश्चिंत रहें, आपका पोता जरूर ये काम पूरा करेगा। लिनजिलुओ ने कहा, अब से अगर एक भी आदमी नीचे से ऊपर आया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टैटू वाला लड़खड़ाती आवाज में बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी ऊपर नहीं आने दूंगा। हम भी बड़े भाई के ही लोग हैं। वे सभी डर के मारे जमीन पर बैठ गए थे। तभी लिनजिलुओ ने कहा, तुम सब जल्दी दौड़ो। क्या तुमने मेरे दादा की बात नहीं सुनी? सब लोग फटाफट नीचे उतर जाओ और नीचे वालों को बोल देना किसी को भी ऊपर आने की इजाजत नहीं देनी है। हाँ, गड़गड़ाहट। ऑटोमेटिकली मेरा गोल्डन फिंगर एक्टिव हुआ, डेंजर परसेप्शन चालू। आखिरी आदमी भी नीचे उतर गया। अगर वे ली फैमिली के लोग होते तो शायद उन्हें पहले ही आदेश मिल गया होता। यह नामुमकिन है कि वे मुझसे बिल्कुल भी दुश्मनी न रखें। तुम यही निगरानी करो। कोई भी इस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बड़े हथौड़े से उसका सिर कुचल देना। लेकिन यह भी हो सकता है कि सामने वाले ने अपनी भावनाएं बहुत अच्छे से छुपा रखी हों, या उनकी ली फैमिली में स्थिति इतनी निम्न हो कि उन्हें ऊपर के आदेश तक पहुंच ही नहीं रहा। पहले नीचे जाकर देखो, फिर फैसला करो। फिर वो खुद नीचे उतर गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे आगे कुछ लोगों के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। वो सोच में पड़ गया, कमाल है, ये लोग तो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इनका सिस्टम तो उम्मीद से भी ज्यादा सुचारू है। वहां पहुंचते ही लिनजिलुओ का स्वागत किया गया। मंग मिंगलंग, जो वहां का प्रमुख था, आगे आया और बोला, याजी दादा आपका यहां स्वागत है। अगर हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह जाए तो माफ करें। लिनजिलुओ बोला, यहां के लगभग 90% लोगों को मैं जानता हूं। बताओ, मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, मिनिस्टर हाइमू। क्या तुम उसे जानते हो? मंग मिंगलंग का चेहरा पसीने से भर गया। हाँ, मैं जानता हूं। जब भी हाइमू यहां आता है तो मैं खुद उसका स्वागत करता हूं। लिनजिलुओ ने ठंडी आवाज में पूछा, वो यहां आया था तो किसी से मिला? मंग मिंगलंग ने जवाब दिया, नहीं, सिवाय मेरे वो किसी और से नहीं मिला। उसने सिर्फ कुछ सामान बांटवाया और चला गया। लिनजिलुओ ने वहां मौजूद लोगों के हाव भाव ध्यान से देखे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं थी। वो सोच में पड़ गया, क्या यह संदेश किसी व्यक्ति के जरिए नहीं बल्कि किसी और तरीके से भेजा गया है? या फिर हाइमू ने जानबूझकर मेरे और इस जगह के बीच अविश्वास पैदा करने की साजिश की? तभी मंग मिंगलंग को कुछ याद आया। 5 दिन पहले हाइमू यहां आया था, लेकिन इस बार वो तीसरे तल के बेसमेंट में गया था। वहां कुछ देर बिलियर्ड्स खेला और फिर चला गया। लिनजिलुओ हल्के से मुस्कुराया, लगता है यही सुराग है, चलो मुझे वहां ले चलो। वो मन ही मन बोला, अब मैं अपने AR ब्रेन कंट्रोल और ज़ॉम्बीज की मदद से इस 1000 साल पुराने शिकार को बाहर निकालूंगा। मंग मिंगलंग ने इशारा किया, बिलियर्ड हॉल नीचे ही है बॉस। लिनजिलुओ ने सिर हिलाया और दूसरे तल से नीचे उतर गया। उसके जाते ही पीछे बचे लोग फुसफुसाने लगे, सब हाइमू की वजह से हुआ। उसी की वजह से हम याजी दादा के निशाने पर आ गए हैं।
कोई बोला, मैं तो पूरे दिन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते थक गया हूं। अब तो आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया है। काश याजी दादा को जो चाहिए वो जल्दी मिल जाए। इसी बीच उसी जगह के दूसरे हिस्से में दो लोग चुपके से एक पत्थर की स्लैब हटाकर नीचे उतरे और फिर मिलकर उस स्लैब को दोबारा बंद कर दिया। एक ने कहा, हाइमू का क्या चक्कर है? वो तो अब तक अच्छी तरह छिपा हुआ था। 5 दिन पहले जब वो बिलियर्ड हॉल आया था तो उसने हमारे लिए जो सामान छोड़ा था वो असली था। दूसरे ने कहा, अब ये सब छोड़ो, हाइमू तो अब उजागर हो चुका है। याजी अभी जांच कर रहा है, हमें बस ये संदेश फैमिली हेड तक पहुंचाना है। इसी वक्त लिन जिलुओ रुका। मंग मिंगलंग ने हाथ हिलाया, बॉस इधर आइए। उसी समय ली फैमिली के 2 सदस्य गुप्त मार्ग से नीचे की ओर जा रहे थे। एक ने कहा, ओल्ड जू जल्दी करो, लेकिन अगले ही पल उसके गले पर खून की धार उछली। दूसरा आदमी तुरंत टॉर्च जलाकर बोला, क्या हुआ लमो? पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे से अचानक एक प्रेशर महसूस हुआ और एक रोबोट की ढाल ने उसे बेहोश कर दिया। उसी वक्त लिन जिलुओ वहां प्रकट हुआ। वो मुस्कुराया, मैं सोच रहा था एक मछली फंसी है, पर निकली तो 2। लेकिन अफसोस, ली फैमिली के ये आदमी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। अब तो बस एक ही बचा है जो बोल सकता है। उसने रोबोट के कंधे पर हाथ रखा। रोबोट ने जो जानकारी सुनी थी वो पहले ही लिन जिलुओ को भेज दी गई थी। रोबोट के गायब होते ही लिन जिलुओ ने बेहोश पड़े उस आदमी ओल्ड जू की आंखें जबरदस्ती खोली। उसकी प्रतिस्थापन क्षमता सक्रिय हुई। होश में आते ही ओल्ड जू ने डरते हुए कहा, ललुओ, क्योंकि उसकी आंखों में लिन जिलुओ अब लालुओ जैसा दिखाई दे रहा था। लिन जिलुओ ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, खड़े हो जाओ, हमें जल्दी करना है, संदेश पहुंचाना है। ओल्ड जू बोला, हाँ, हमें फैमिली हेड को तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल गया? ओल्ड जू थक कर बैठ गया और बोला, मुझसे नहीं होगा लालुओ, तुम पहले कूदो। यह पता चला कि ली फैमिली का छिपा हुआ ठिकाना जो 1000 सालों से मौजूद था, इन लाखों पहाड़ों के बीच एक ऊंची चट्टान में बना हुआ था। जब लो अब तक नहीं हिला तो उसके साथी ने फिर कहा, परिवार के मुखिया का गुस्सा तुम पर टूट पड़ेगा और हम उसे झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अगले ही पल लो की तलवार सीधी उसके गले पर थी। उसने कुछ कहा जो बूढ़े जू को समझ नहीं आया। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई हैरानी नहीं कि युआन जांग इतनी बड़ी फौज लेकर भी इसे नहीं ढूंढ पाया। पर अब तुम्हें अगला हिस्सा समझने की जरूरत नहीं। नीचे जाओ और अपने प्यारे भाई लाओ के साथ हुआनक्विन की राह पर मिलो। लिन जिलुओ ने हल्के से सिर हिलाया। ब्लड कोल्ड पुपिल का इल्यूजन असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लगातार मानसिक ऊर्जा खर्च करना अब उसके लिए भी भारी हो रहा था। मानना पड़ेगा, उसने मन में सोचा, ली फैमिली ने वाकई जगह चुनने में कमाल किया है। सिर्फ इन 7-8 पहाड़ों को खोजने में ही कई महीने लग जाएंगे। ऊपर से ये खड़ी चट्टानें। ब्लड कोल्ड पुपिल की ताकत का फायदा उठाते हुए लिन जिलुओ ने आसपास का मुआयना किया। यहां की वादियां बेहद खूबसूरत थीं। कुछ देर की तलाश के बाद वह पहाड़ की उत्तर दिशा में स्थित एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचा। नीचे झांका तो गहराई लगभग 700-800 मीटर थी। भले ही वो पूरी तरह सीधी नहीं थी, पर इतनी खड़ी थी कि नीचे झांकते ही चक्कर आने लगे। अगर ब्लड कोल्ड पुपिल की मदद न होती तो कोई भी आम इंसान उस हल्के से उभरे पत्थर पर पड़े पैरों के निशान कभी नहीं देख पाता। कोई भी सोच लेता कि बूढ़ा जू झूठ बोल रहा था। फिर लिन जिलुओ ने अपनी सड़ी गली सी जॉम्बी कैट निकाली, हल्के से सींग बजाया और कुछ ही पलों में एक बड़ी ग्रे रंग की जॉम्बी कैट प्रकट हुई। लिन जिलुओ ने अपनी चेतना सीधे उस जॉम्बी कैट के शरीर में भेज दी। आदेश मिलते ही जॉम्बी कैट ने छलांग लगाई और सीधा पत्थर की ओर कूद पड़ी। जैसे ही वो उतरी, उस चट्टान के भीतर से अचानक एक मानवीय आवाज आई, पासवर्ड। लिन जिलुओ को किसी पासवर्ड की परवाह नहीं थी। अब वह एक जॉम्बी कैट था। उसने बिना झिझक पत्थर के स्लैब को तोड़ा और अंदर घुस गया। गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया। महाप्रलय के बाद ली फैमिली ने इसी 1000 साल पुराने भूमिगत महल में अपने लोगों को छिपा रखा था। यहां न सिर्फ ह्यूमन क्रिएशन प्लान चल रहा था, बल्कि भरपूर राशन, हथियार और कल्टीवेशन की किताबें भी भरी पड़ी थीं। लिन जिलुओ अपनी चेतना जॉम्बी कैट में भेज चुका था और उसे अग्रिम दस्ते की तरह आगे बढ़ा रहा था। 2 गार्ड्स में से एक ने मुकाबला किया, जबकि दूसरा वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, जल्दी बैकअप बुलाओ, एक ब्रॉन्ज जॉम्बी बॉस अंदर घुस आया है। जॉम्बी जानवरों की तेज सूंघने की क्षमता के कारण इस तरह की घटनाएं महीने में कई बार हो चुकी थीं, इसलिए किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गार्ड्स वफादार तो थे,
पर जान देने वाले नहीं। लिन जिलुओ ने सोचा, इस इंटेलिजेंस स्टेशन को अब बदल देना चाहिए। दोनों गार्ड्स को खत्म करने के बाद सामने एक और पत्थर का दरवाजा था। जॉम्बी कैट ने उसे भी आसानी से तोड़ दिया। अंदर पहाड़ के भीतर पूरा महल जैसा सिस्टम बना हुआ था। ऊपर बिजली की लाइटें लगी थीं और हर लाइट किसी कमरे से जुड़ी थी। जॉम्बी कैट ने एक कमरे पर वार किया। 3 ली फैमिली के वफादार बाहर निकले, पर प्रतिक्रिया देने से पहले ही वे सब खत्म हो गए। फिर उसने दूसरा दरवाजा तोड़ा। जॉम्बी कैट की आंखों से लिन जिलुओ ने देखा, यह मंजिल सिर्फ लो लेवल ली फैमिली के लोगों की थी। अब उसे इस फ्लोर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह जॉम्बी कैट को और गहराई में ले गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अंदाजा लगाया, यहां 5 या 6 हजार तक सैनिक मौजूद हैं, कुछ दिखने वाले और कुछ छिपे हुए। पर जॉम्बी कैट की शक्ति कम नहीं थी। आखिर उसमें लिन जिलुओ की 60% ताकत थी। अचानक ब्रॉन्ज जॉम्बी कैट ने बिजली की तरह हमला किया, पीछे बस धुंधली सी परछाई छोड़ते हुए। ये लो लेवल डेथ सोल्जर्स, चाहे उनके पास हथियार हों, पर अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, इसलिए उसका वार झेल नहीं पाए। लंबी तलवार, ढाल और ये बंदूक वाला भाला। लगता है इस पूरे गलियारे के सारे कमरे बस हथियारों को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। वो बॉस अब चौथे एग्जिट तक पहुंच गया है। जल्दी हमला करो। तो ली फैमिली के कंट्रोल वाला ये बेस ही असली जगह थी जहां सारा सामान छुपाया गया था। पेगुआ बेस की सारी सप्लाई यहीं रखी जाती है। शायद वो सरकारी अफसर जो गुप्त रूप से सामान ट्रांसफर कर रहे थे, उनकी सप्लाई भी यहीं पर है। जॉम्बी कैट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर सामने की ओर थी। ये तो वही है। यहाँ की पत्थर की दीवारों पर जलती हुई नीली लौ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी च्यू के निराशा भूल भुलैया में थी। यह जगह विरासत की भूमि थी। वो एक मोड़ से मुड़कर दूसरी ओर जाने लगा, लेकिन तभी सामने से कुछ लोग आते दिखे। जॉम्बी कैट ने उन्हें देखते ही धीरे से नीचे की ओर रास्ता पकड़ लिया। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, 5वें दर्जे के मरने वाले सिपाही दूसरी लेयर में नहीं जा सकते, सब वापस लौट जाओ। दूसरा बोला, यहाँ की सारी बातें नीचे के गार्ड्स को पहले ही पता चल चुकी हैं। किस्मत सच में खराब है। ये तो तीसरा जॉम्बी बॉस है जो यहाँ घुस आया है, और ऊपर से ताकत भी जबरदस्त। हाय, हमने तो सोचा था कि क्योटो सेफ जोन तबाह हो जाएगा, फौज कमजोर पड़ जाएगी और हमारा भी चयन का वक्त आ जाएगा। कौन जानता था कि वो लोग उस हमले को रोक लेंगे। अब हमें फिर से यहाँ छिपकर रहना पड़ रहा है। सब उस याजी नाम के कमीने की वजह से हुआ। हर बार ली फैमिली से ही टकरा जाता है। समझ नहीं आता हमारा उससे आखिर दुश्मनी क्या है। धीरे बोलो। मैंने सुना है शायद मॉडू शहर के दूसरे बेटे ने उसे नाराज कर दिया था, इसलिए वो हजारों मील चलकर क्योटो बदला लेने आ गया। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, समझो। वैसे जल्दी से कुछ लोगों को भेजो। पहली लेयर की जमीन पूरी साफ कर दो। खून के निशान, टूटे हुए शरीर सब हटा दो। जो सिपाही जॉम्बी के काटने से घायल हुए हैं उन्हें खुदकुशी करने दो। अब उनका कोई इलाज नहीं। और वो छिपा हुआ एग्जिट जो जॉम्बी कैट ने तोड़ दिया था, उसे तुरंत रिपेयर करवाओ, कहीं हमारी लोकेशन पता न चल जाए। अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। जॉम्बी कैट अब और भी भीतर की ओर बढ़ गया। अचानक किसी ने जोर से चीख मारी। आह! जॉम्बी कैट ने चारों ओर देखा। यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा था। ओए, ये क्या बकवास है? अरे बाप रे, इस बार तो वह सचमुच लाल बत्ती जोन विरोधी ब्रिगेड का कैप्टन बन गया। लिन जिलुओ समझ गया। वह ली फैमिली के डेथ स्क्वाड्स के मूल प्रशिक्षण क्षेत्र में आ पहुंचा है। वहां 2 आदमी जो अभी अभी ट्रेनिंग खत्म कर चुके थे, बिना आराम किए सीधे एक बड़े बर्तन में रखे औषधीय सूप की ओर गए। कुछ वरिष्ठ डेथ स्क्वाड्स उस दवा की रखवाली और उसे उबालने का काम कर रहे थे। दोनों ने जल्दी जल्दी एक एक कटोरा पिया और वापस अपने अपने मैदान में लौट गए। लिन जिलुओ को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कहा, ली फैमिली की तैयारी तो वाकई गहरी है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। ये जो अगली पीढ़ी बना रहे हैं, क्या यही वो बीज नहीं होगा जिसे ली फैमिली आगे चलकर डेड सोल्जर्स बनाने के लिए पालेगी? यार, इतना विकृत तरीका पाला जाना वाकई ली फैमिली की इमेज के बिल्कुल फिट बैठता है। सभी यूनिट सावधान रहो। पहली मंजिल से रिपोर्ट आई है कि एक कांस्य स्तर का बॉस ट्रांसमिशन चैनल में घुस चुका है। उसकी ताकत असाधारण है। हर वो दरवाजा जो ऊपर की मंजिलों से जुड़ सकता है, उस पर नजर रखो। ली फैमिली की तैयारी वाकई अच्छी है, पर अफसोस आज तुमसे मेरा पाला पड़ा है। ओल्ड जू, तू आखिर करना क्या चाहता है?
इस महीने का प्रेगनेंसी टारगेट वैसे ही संसाधनों की कमी के कारण काफी गिर चुका है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैनेजर की गालियां मुझे पड़ेंगी, तुझे नहीं। ये कोई मजाक नहीं है। ऊपर वाली मंजिल पर 400 से ज्यादा लो लेवल डेड सोल्जर्स मारे गए, फिर भी वो बंदा पकड़ा नहीं गया। तू कह रहा है चौकसी न रखें? तू बाहर की सिचुएशन नहीं जानता तो बेवजह बकबक मत कर। क्या? पीछे मुड़ो, हर कॉरिडोर में 5-5 लोग भेजो, सर्च करो। अगर शेर जितनी बड़ी बिल्ली दिखे तो तुरंत अलार्म बजाओ। 4th लेवल डेड सोल्जर्स के पास लड़ाई की ताकत नहीं है, वो सिर्फ निगरानी करेंगे। ज़ॉम्बी कैट ने उन सबको देख लिया और एक लंबी छलांग लगाकर आगे की ओर बढ़ गया। वो अंदर जा चुका था। वो यही है, वो प्लाजा में दिखाई दिया है। धत्त तेरे की। वो प्रजनन कक्ष, ब्रीडिंग रूम में घुसना चाहता है। उसे हर हाल में रोकना होगा। पलक झपकते ही उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। ज़ॉम्बी कैट एक दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उसने अंदर झांका और उसके कदम वहीं ठिठक गए। कमाल है, ली फैमिली ने तो अपने बेस के अंदर ही एक हॉस्पिटल बना रखा है। सहायता की जरूरत है। बॉस 3रे स्तर के प्रजनन कक्ष की ओर बढ़ रहा है, हम शायद उसे रोक न पाएं। अब ज़ॉम्बी कैट का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसका शरीर बिजली से चमकने लगा। पूरी ताकत से उसकी एनर्जी फट पड़ी। ली फैमिली के लोग डर के मारे पीछे हट गए। ज़ॉम्बी कैट ने अपना डेमोनिक रूप दिखा दिया। सभी लोग चीखते हुए भागने लगे। वे लोग ज़ॉम्बी कैट का शिकार करने आए थे, लेकिन अब डर के मारे उनकी हालत खराब थी। ज़ॉम्बी कैट ने फिर से छलांग लगाई और सभी को खत्म कर डाला। बुरा हुआ, वो 3री मंजिल के ट्रांसमिशन चैनल की ओर जा रहा है। धाम, उसे 3री मंजिल के महत्वपूर्ण एरिया में मत जाने दो। कमबख्त, ये बिल्ली इतनी चालाक कैसे है? ये तो आम बॉस से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ज़ॉम्बी कैट ने रास्ते में आने वाले कई लोगों को बेरहमी से मारते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके पंजों पर दुश्मनों का खून अब तक टपक रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्द सनसनाहट थी। सामने उसने देखा, वो इनहेरिटेंस वाली आग फिर से जल उठी थी और उसके ठीक पास एक पुराना दरवाजा था। ज़ॉम्बी कैट की आंखें चमक उठीं। वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठका, फिर तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ा। लिनजिलुओ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। किताबें रखने वाला कमरा, ये तो किसी प्राचीन जनजाति का प्रतीक लग रहा है। लगता है यहाँ कोई बड़ा राज छिपा है। उसने धीमे स्वर में कहा, वाह, आज तो किस्मत सच में साथ दे रही है। मुझे तो यहाँ किसी महान योद्धा की विरासत मिलने वाली है। जैसे ही ज़ॉम्बी कैट ने एक बटन दबाया, चारों ओर से आग की लपटें फूट पड़ी। तेज रोशनी कमरे को भर गई। उसकी आंखों में उत्साह और डर दोनों थे, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। वो मुस्कुराया, पंजे फैलाए और आगे बढ़ गया। दरवाजे के अंदर पहुंचते ही उसने देखा, चारों तरफ पुरानी किताबें सजी थीं। हर शेल्फ पर रहस्यमयी निशान बने थे। एक रैक पर लिखा था, गुलाम तैयार करने की विधि। ज़ॉम्बी कैट के कान खड़े हो गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2 और किताबें एक अलग कोने में रखी थीं। उन पर लिखा था, विरासत मंत्रों का विवरण और ली फैमिली। वो बुदबुदाया, लगता है ये किताबें बेहद खास हैं। उसने एक किताब निकाली। उस पर लिखा था, जादुई कबीले की विरासत। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खोला, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। उसमें लिखा था, यह कबीला उन लोगों का था जो जादू, विष, शाप और मौसम को नियंत्रित करने में माहिर थे। सदियों पहले युद्ध में हारने के बाद वे पहाड़ों के भीतर भागकर छिप गए और एक रहस्यमयी स्थान बनाया, जहां वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। समय के साथ उनके लोग खत्म होते गए और उनकी शुद्ध रक्त रेखा लगभग मिट गई। आखिरी व्यक्ति ने अपनी सारी विद्या इस किताब में लिख छोड़ी, ताकि कभी कोई योग्य उत्तराधिकारी इसे फिर से जगा सके। ज़ॉम्बी कैट ने पन्ना पलटा। अगले हिस्से में लिखा था, उनके पुराने नुस्खों को ली फैमिली ने अपने प्रयोगों के लिए बदल दिया। जिस औषधि से वे आत्मा को शुद्ध करते थे, उसे अब ली फैमिली ने मौत की औषधि बना दिया। नाम दिया सोल स्लेव सूप। इस औषधि से नवजात शिशु को पीने पर वह जीवित तो रहता है, पर उसकी आत्मा किसी और के नियंत्रण में होती है। ज़ॉम्बी कैट की आंखों में डर और गुस्सा दोनों उभर आए। वो किताब को कसकर पकड़ते हुए आगे पढ़ने लगा। अगर बच्चे को यह औषधि जन्म के 48 घंटे के भीतर दी जाए तो वह सोल स्लेव बन जाता है। उसे नियंत्रित करने की शक्ति उस व्यक्ति को मिलती है जो दूसरी औषधि पीता है, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत है। ऐसे बच्चे की उम्र बहुत छोटी होती है। पन्नों पर और भी भयानक सच्चाई लिखी थी। 5वें स्तर के सोल स्लेव, आम इंसानों जितने कमजोर पर थोड़े मंदबुद्धि। 4थे स्तर के, बेहद कमजोर पर अत्यधिक प्रजनन क्षमता वाले। 3रे स्तर के, मजबूत लेकिन अल्पायु। 2रे स्तर के, युद्ध में अजेय पर दुर्लभ। और पहले स्तर के, देवता जैसी शक्ति वाले।
जिनकी ताकत इंसानी सीमा से बहुत परे होती है। उसने धीरे से कहा, तो यही है ली फैमिली की असली ताकत का राज। मासूम बच्चों की आत्माओं से बनी ये शैतानी औषधि। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, क्रोध। उसने किताब बंद की। ली फैमिली, अब तुम्हारा अंत तय है। जब लिन जिलुओ ने यह सब पढ़ लिया तो जॉम्बी कैट की छवि धीरे धीरे गायब हो गई। इस समय ली फैमिली के सदस्य बाहर अब भी सतर्कता से और गुप्त रूप से ली सैन, जो कि सेकंड लेवल का डेड सोल्जर था, उसकी तलाश कर रहे थे। वह अब ली फैमिली का सबसे ताकतवर योद्धा, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका था और पहले ही मिशन पर भेजा जा चुका था। इसी वक्त तीसरे लेवल के डेड सोल्जर्स का एक ग्रुप वापस लौटा। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा तक खोज की। सैकड़ों लोग बारी बारी से ऐसे सर्च कर रहे थे जैसे किसी कालीन को छान रहे हों, लेकिन उन्हें बिल्ली का एक बाल तक नहीं मिला। तुम्हारा मतलब है कि वो शायद अल्केमी रूम, लाइब्रेरी या ब्रीडिंग यार्ड में घुस गया? बकवास। क्या तुम सोचते हो मैं बेवकूफ हूं? मैं खुद उन जगहों में नहीं जा सकता। तो क्या तुम सोचते हो कि वह सिर्फ एक बिल्ली जैसी बुद्धि, इंटेलिजेंस के साथ वहां पहुंच गया होगा? सभी तीसरे लेवल के डेड सोल्जर्स को बुलाओ और पूरी तरह से सर्च करो। अगर तुमने पैट्रियार्क को परेशान किया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फिर उसने एक बटन दबाया। वह खुद चीशी पैलेस के सीक्रेट चैम्बर के आखिरी लेवल पर आया। यह किसी पैलेस से ज्यादा एक पूरे शहर जैसा था। ली सैन एक आंगन में चला गया जहां वह पैट्रियार्क से माफी मांगने की तैयारी कर रहा था। दरवाजे पर ली फैमिली का बूढ़ा बटलर खड़ा था, क्यू गूंजिया बटलर। जब ली सैन ने पूरी घटना बताई तो बटलर जोर से गरजा, नहीं, ये बात बिल्कुल भी पैट्रियार्क को नहीं बताई जा सकती। पैट्रियार्क को अभी अभी गैदरिंग प्लेस की बगावत से बड़ा झटका लगा है और वह अब तक ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें इस वक्त और किसी झटके का सामना नहीं करवाया जा सकता। उसी पल कमरे से एक आवाज आई, क्यों गूंजिया बटलर, अंदर आओ। यह ली फैमिली हेड की आवाज थी।